तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी सबसे बड़े एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपी पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए और बीईओ का पेपर भी होने वाला है। आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी की ईपीएफओ परीक्षा में भी या जिसमें भी आप इसको यूज़ करना चाहें। तो एक बात की गारंटी है कि इसको पढ़ने के बाद जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा, इस बात की गारंटी है। मेरा नाम मानस पांडे और मैं शुरू कर रहा हूं आज का ये टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि संविधान बना कैसे, और इसके बाद के एक दो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनमें मैं आपको हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीलिम्स में आते हैं, आईएएस के, पीसीएस के और मेंस में आते हैं। सबसे बड़ी बात, संविधान बना तो कैसे बना। पहली बार संविधान की चर्चा जो की गई या पहली बार संविधान के बारे में बातचीत की 1934 में एमएन रॉय साहब ने। एमएन रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता थे, ये आपको अलग से नोट कर लेना चाहिए। एमएन रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट आंदोलन के भारत में प्रणेता थे। कौन? एमएन रॉय साहब। उन्होंने पहली बार 1934 में कहा कि यार, उन्होंने पहली बार क्या किया, इसका विचार रखा। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद 1934 के जस्ट बाद 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कहा कि संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत है, ऐसी मांग की। किसने? 1935 में। इसके जस्ट बाद क्या हुआ? 1938 में जो नेहरू साहब थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीयों द्वारा ही वयस्क मताधिकार का मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से किया जाना चाहिए। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। तो वन बाय वन रटे रहिए। सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय साहब ने कहा, 1935 में कांग्रेस ने कहा और 1938 में कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर से कहा। और 1940 में जब आप देखेंगे अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, ये बात अगस्त प्रस्ताव ने ब्रिटिश कैबिनेट ने ये बात मान ली कि ठीक है भाई, चलो स्वीकार कर लेते हैं, जो तुम कह रहे हो संविधान सभा की बात वो हम करते हैं। ठीक। उसके बाद 1942 में इंग्लैंड के कैबिनेट के एक मेंबर जिसका नाम स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, वो आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, कायदा बताया कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा ना, हम क्या कर देंगे, याद रखिए, एक स्वतंत्र संविधान के लिए, संविधान के निर्माण के लिए हम बात करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। ये किसने कहा? क्रिप्स ने। लेकिन क्रिप्स की बात, मतलब ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसको खारिज कर दिया। किसने खारिज किया? सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने ही खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों खारिज किया? मुस्लिम लीग ने कहा कि यार हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक अलग संविधान सभा। मतलब चूंकि वो मुस्लिम लीग प्योरली रूप से चाहती थी कि दो देश बन जाए, भारत पाकिस्तान, तो मुस्लिम लीग ने क्या कहते हुए खारिज किया कि हमें दो अलग अलग संविधान सभाएं चाहिए, दो अलग अलग राज्यों के लिए, मतलब राज्य का मतलब भारत और पाकिस्तान। फिर ये सब मैटर नहीं सेट हो पाया क्रिप्स मिशन में। उसके बाद क्या हुआ? अंततः कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसने ये तो साफ साफ मना कर दिया कि दो अलग अलग संविधान सभा होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही होगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में चल रहा है, सिंस आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, हिंदी, लेकिन कंटेंट मैं दोनों भाषा में पढ़ा रहा हूं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन में क्या किया गया? मान लिया गया, जिसमें कहा गया कि देखो दो संविधान सभा तो नहीं हो सकती साफ साफ, हाँ हो क्या सकता है, उन्होंने कुछ ऐसा मैटर रखा जिससे मुस्लिम लीग थोड़ी बहुत क्या हो गई, संतुष्ट हो गई, जो बात कही वो समझ में आ गई। थोड़ा सा ऐसा कम बेसी करके, थोड़ा तुम मान लो थोड़ा हम मान लें, लेकिन क्या नहीं हो सकता? दो संविधान सभा नहीं हो सकती। तो इस तरीके से बात चली संविधान सभा की। तो प्रश्न आता है, संविधान सभा को किसके आधार पर अपनाया गया? तो याद रखिए, संविधान सभा को अपनाया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। अब जब संविधान सभा बनाना, तो जितने मेंबर थे कांग्रेस को, ऑलमोस्ट सारे मेंबर उस समय के संविधान निर्मात्री सभा में घुस गए, सिवाय एक आदमी के, महात्मा गांधी जी के। ठीक, महात्मा गांधी की छोड़ के अधिकतर सारे मेंबर किस में घुस गए? कांग्रेस में घुस गए। अब यहाँ मैटर की बात क्या थी, ये देखिए, संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। ये एकदम, अब एक एक चीज को रट डालिएगा, पीसीएस के प्रश्न है। आप में से कुछ लोग कहेंगे ना, वो 2018-19 के बाद से कह रहे हैं, जब से चेंज हुआ है पैटर्न, कि यार देखो अब पैटर्न आईएएस हो गया, अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते। मेरे भैया, मेरे राजा, आज भी 90 से लेके 100 प्रश्न पीसीएस में, आज भी पीसीएस में 90 से 100 प्रश्न, और आरओ में भी 90 से 100 प्रश्न ऐसे ही आते हैं। हाँ, 50 प्रश्न जरूर आते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मल्टीपल आंसर वाले, लेकिन 100 प्रश्न आज भी ऐसे ही आते हैं और आपको ऐसे ही तैयार करना है, इसी से पास हो जाएंगे। तो जबरदस्ती का एक्स्ट्रा लोड थोड़ा, वहाँ पे आपको चीता थोड़ा ना बनना, पास करना, एग्जाम पास कर जाइए, इतना जबरदस्ती का लोड नहीं लिया जाता। तो कुल संख्या कितनी थी? याद रखिए, संविधान सभा की शुरुआत में 389। इन 389 में से
296 सीटें दी गई थी ब्रिटिश भारत को, भारत का वो हिस्सा जो ब्रिटिश ने डायरेक्टली कब्जा किया था, और 93 सीटें दी गई थी देसी रियासतों को। रियासतों का मतलब जो छोटे मोटे छुड़भैये राजा बचे थे भारत में उनको। ठीक, तो 296 सीटें किसको दी गई? ब्रिटिश भारत को, और 93 सीटें दी गई रियासतों को। देसी रियासतों का मतलब छोटे छोटे राजा जहां थे उन लोगों को दी गई। कितनी सीटें? 93। और टोटल कितनी दी गई? 296 ब्रिटिश भारत को दी गई। ठीक, कितने में से? 389 सीट में। ये बार बार आया है। 389 कुल सीट थी जिसमें 296 दी गई ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें दी गई रियासतों को। अब यहां से भी याद रखिए 296 जो टोटल सीट थी उनमें से भी याद रखिए 292 सदस्य जो थे वो 11, याद रखिए 11 राज्यपाल वाला इलाका था। प्रांत से 11 प्रांतों के याद रखिएगा 11 प्रांतों से। कहां से? 11 प्रांतों से। और 4 जो थे 296 में से 292 11 प्रांतों से, और 4 कमिश्नरेट से, चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंस से, याद रखिएगा। तो टोटल कितने हो गए? 296। फिर से याद रखिए टोटल थे 389, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत को मिले, 93 मिले देसी रियासतों को, मतलब जिन पे राजा छुड़भैये काम कर रहे थे। जो 296 थे उसमें से 292 11 राज्यों से, प्रांत का मतलब राज्यों से, और बचे जो 4 थे वो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के इलाकों से आए गए। याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज़रूरी बात है, जो प्रत्येक प्रांत और रियासतों को आबादी के हिसाब से बांटा गया। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीटें अलॉट की गई। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी का प्रश्न था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने किस हिसाब से आबादी को बांटा, मतलब किस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया चुनाव के लिए। तो याद रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आबादी के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का बंटवारा किया, और उसमें से भी 10 लाख जहां पे जनसंख्या है उनको एक सीट नॉर्मली अलॉट की जाती थी। ये प्रश्न यूपीपीसीएस का है। ठीक, तो मैं आपको ये बताते जा रहा हूं कि कौन सा प्रश्न कहां का है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, लेकिन यूपी एग्जाम्स की पूरी नस मुझे पता है, तो आप मेरे हिसाब से काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट आ जाइए। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया और 3 समुदाय बांटे गए। ये भी एक बहुत जरूरी प्रश्न है। पूरे के पूरे ब्रिटिश प्रांत को, जो ब्रिटिश भारत था, कौन सा था? देखिए टोटल 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी। उन 296 सीटों में से कैसे बंटवारा किया गया? 3 समुदाय बांटे गए। मुस्लिम को अलग कर दिया गया, सिख अलग, और बचे सारे नॉर्मल। याद रखिए, तो 3 समुदाय में बांटे गए, मुस्लिम में, सिख में और जनरल में। मतलब मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, सिखों को सिर्फ सिख वोट देंगे। इसका मतलब सिखों का नेता सिख होगा और उनको वोट भी कौन देंगे? सिख ही देंगे और कोई नहीं देंगे। ऐसे मुस्लिमों को मुस्लिम वोट देंगे और नेता भी मुस्लिम होगा। जनरल, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब जनरल में आ गए। ठीक है, तो इस आधार पर 3 समुदायों में डिवाइड किया गया। अगला आ जाइए। संविधान सभा की मैं बात कर रहा हूं, कितनी संख्या होती उसकी बात। ठीक, पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को रखी गई संविधान सभा की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। और इस 46 में क्या हुआ, जितने मुस्लिम लीग के सदस्य मुंह बना लिए, हम न बैठब, हम न बैठब, यही करते करते हट गए। तो याद रखिए उन्होंने क्यों मुंह बना लिया? क्योंकि उनको चाहिए था पाकिस्तान। तो उन्होंने कह दिया कि देखो हम तुम्हारी संविधान सभा में नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें चाहिए पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी फ्रांस की एक वो है, प्रथा है। फ्रांसीसी प्रथा क्या है? जो सबसे सीनियर आदमी हो फिलहाल के लिए उसको बिठाल दो। तो 9 दिसंबर को, याद रखिएगा, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को बिठाल दिया गया अस्थाई सदस्य बना के। याद रखिए विधानसभा के अस्थाई सदस्य कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, इधर देख लीजिए, अस्थाई सदस्य कौन बना? अध्यक्ष, अस्थाई जो अध्यक्ष कहते हैं, अस्थाई अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। इस बैठक में सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया। ये बड़ा जरूरी है पीसीएस के पॉइंट से। पहली बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? 211। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। और आगे आ जाइए, उसके बाद 9 दिसंबर था, उसके बाद 2 दिसंबर मतलब 11 दिसंबर को, 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया? परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यूपीएससी पूछ लेता है और पूछा भी है कि भैया उपाध्यक्ष कितने थे, या कहा जाए तो वॉइस प्रेसिडेंट कितने थे। तो देयर वर 2 वॉइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट नेम वाज एचसी मुखर्जी और दूसरे भाई का नाम था कृष्णम्माचारी साहब। तो एक अध्यक्ष सबसे पहले 9 दिसंबर को एक अस्थाई की टेम्परेरी काम चलाऊं, कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए। 2 दिन बाद परमानेंट सदस्य बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बनाया गया अध्यक्ष और इनके नीचे 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, मुखर्जी जी और कृष्णम्माचारी। प्रश्न एग्जाम में आता है कि कौन सी प्रथा के अनुसार ये सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन का अस्थायी अध्यक्ष बना दिए, तो फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हर चीज़ को अगर आप समझ लेंगे ना और इसको आप बार बार देखेंगे तो आप याद रखिए, इसके बाद आप किताब पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। अगला आ जाइए, तो 9 दिसंबर को बैठक हुई, फिर यहाँ पे आगे बढ़ता है, देखिए इधर 13 दिसंबर की बात कर रहे हैं। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। जब मैं आपको प्रेम्बल पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको पढ़ा दिया था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित किया। क्या किया गया था? प्रस्ताव को पेश किया। और इसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ये पीसीएस के पेट क्वेश्चन है, याद रखिए। उद्देश्य प्रस्ताव 23 दिसंबर को पेश किया गया और पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद एक और आ जाइए, 28 अप्रैल 1947। इस डेट को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 28 अप्रैल 1947 को क्या हुआ? 6 राज्यों के प्रतिनिधि, याद रखिए 6 राज्य के प्रतिनिधि विधानसभा के हिस्सा थे। लेकिन किसकी? माउंटबेटन प्लान, 3 जून को जो माउंटबेटन प्लान आया, फिर से देख लीजिए 28 अप्रैल तक सिर्फ कितने हिस्से थे? 6 राज्य थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। लेकिन माउंटबेटन प्लान के आने के बाद धीरे धीरे रियासत जो है विधानसभा में अपनी अपनी जगह लेने लग गए। इसके अलावा इंडियन डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी विधानसभा में घुसने की कोशिश की। मतलब समझ रहे हैं ना, इंडियन डोमिनियन से मतलब वो लोग जो इंडियन डोमिनियन के थे उन्होंने क्या किया? वो भी विधानसभा में बैठने लगे। अब आ जाइए अगली बात, यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो अगला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सभा को, जो संविधान सभा थी ना, वो पूर्ण रूप से एक सॉवरेन बॉडी थी। ये प्रश्न पीसीएस में 2 बार आया है। जो संविधान सभा है वो पूर्ण रूप से कैसी बॉडी थी? सॉवरेन बॉडी थी, जो कैसा भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? याद रखिए, विधानसभा को अलग अलग कार्य सौंपे गए। सबसे जरूरी बात ये है, ये यूपीएससी के लिए हिसाब से जरूरी है और मेंस के लिए बड़ा जरूरी है कि संविधान सभा जो थी ना, उस समय ध्यान से सुन लीजिए, जो ये यहाँ पे विधान लिखा है लेकिन ये गलत है, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रही है, विधानसभा नहीं होगा, याद रखिएगा, संविधान सभा की बात हो रही है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं लगातार संविधान सभा की। संविधान सभा को 2 फंक्शन दिए गए, ये सबसे जरूरी है, याद रखिएगा। संविधान सभा के कितने कार्य थे? 2 कार्य। पहला कार्य था देश के लिए क्या बनाना? देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। पहला काम ये था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए गए। पहला काम क्या था? देश के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। दूसरा, अब भैया देश के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में बनाओगे, पहले देश के नॉर्मल कानून को कैसे चलाओगे? भैया भारत स्वतंत्र हो गया, बनाओ, भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है तो नॉर्मल कानून अभी के लिए तो बनाना पड़ेगा ना भाई। देखिए, भविष्य के लिए आपने एक संविधान बना लिया, और सामान्य कानून देश रोज बरोज कैसे चलेगा? रोज का मतलब कल कैसे चलेगा, ये क्या बताएंगे? देखिए, एक तो देश के लिए आप संविधान बनाइए, दूसरा अब कल कैसे चलाएंगे? तो रेगुलर कानून, सामान्य कानून बनाने के लिए भी कौन थी जिम्मेदार? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। याद रखिए, तो संविधान सभा के 2 कार्य थे, एक तो नॉर्मल कानून बनाना, रोजमर्रा के कानून बनाना, दूसरा देश के लिए संविधान बनाना। जब भी संविधान बनाने की बात होती थी तो उसमें कौन बैठेगा? देश के संविधान बनाने की जब भी बात होती थी तब उसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए। और जब बैठक होती थी सामान्य कानून बनाने की तो इसमें जेसी मालवंकर साहब जो थे वो बैठते थे। सबसे जरूरी पॉइंट यही है। क्या? जब भी संविधान सभा की चर्चा होगी तो कौन अध्यक्ष रहेगा? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब डेली का कानून, रोजमर्रा के कानून बनाने की बात होगी तब कौन बैठेगा? तब बैठेंगे कौन? मालवंकर साहब। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी ये विधान नहीं है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, डॉक्टर। और जीवी मालवंकर साहब तब करते थे जब नॉर्मल कानून बनाने की बातचीत चलती थी। 26 नवंबर 1949 तक ये काम जारी रहा, दोनों काम, याद रखिएगा। कौन सा काम? नॉर्मल कानून बनाने का काम 26 नवंबर 1949 तक जारी रहा, जबकि संविधान बनाने का काम संपन्न हो चुका था। ठीक है, और आ जाइए अगला, एक और जरूरी चीज, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भारत से हट गए। कौन से सदस्य? मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो पाकिस्तान डोमिनियन से संबंधित थे, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, वो छोड़ गए। ठीक, उससे क्या हुआ? कैबिनेट मिशन में जो पहली बार बात हुई थी 389 सीट की, वो घट गई।
कैबिनेट मिशन में कितनी सीटों की बात हुई थी? 389, 389 सीट संविधान सभा के लिए, जो कि घट गई, और घट के कितनी रह गई? 299। ये एक बड़ा ज़रूरी है, याद रखिए, 299 घट गई मुस्लिम लीग के वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, उन लोगों के हटने के बाद। अब उसमें भी क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांत या भारतीय प्रांत 296 से घटकर 229 हो गए, मतलब जो ब्रिटिश भारत था 296 था, 229 हो गया, और देसी रियासतें 93 से घटकर 70 हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए, मतलब पाकिस्तान वाले कुल मिला के अलग हो गए। अब सबसे ज़रूरी यहाँ की बात है, कुल संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुल 11 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 11 बैठक हुई। ये बात आपको याद रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 बैठक हुई, जिनमें 11वीं बैठक हुई 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे एक लास्ट बैठक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, कुल कितनी बैठक हुई? 11 बैठक। ये 12वीं अलग से बैठक हुई, आखिरी बैठक। टोटल कितनी बैठक मानी जाती है? 11 ही बैठक मानी जाती है, लेकिन एक लास्ट बैठक 1950 में, वो भी 24 जनवरी को मानी जाती है, जब आखिरी सेशन बैठा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, अब क्या हुआ याद रखिए, यहाँ कुछ ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, फैक्ट। सबसे पहला, मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। ये पीसीएस के पेट क्वेश्चन है, और यूपीएससी में भी अभी 2 साल पहले प्रीलिम्स में आए थे। अब आप सोचेंगे यूपीएससी बड़ा ऐसा नहीं है, कभी कभार टफ पूछ लिया फिर डाउन कर देता है, तो बहुत रोने धोने की ज़रूरत नहीं है कि यार अरे ऐसा आ गया। फिर होता है, कभी ज़्यादा आता है टफ, कभी आसान आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिए 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया। और एक और बात, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो कुछ लोग सोचेंगे भारत के राष्ट्रपति को कब चुना गया? 26 जनवरी को। गलत, भारत के राष्ट्रपति को चुना गया 24 जनवरी 1950 को। ये गलतियां मत करिएगा, फिर आप कहते हैं क्लास में सर गलत हो जाता है। इसीलिए गलत होता है क्योंकि आपने सही से लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। सही से पढ़ेंगे तो आपको ये सही मिलेगा। ठीक है ना, ये पेट क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत के, और यही बहुत आते हैं, याद रखिए। कुल मिलाकर संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? 11 बैठक हुई। ये लास्ट थी, याद रखिए, इसको छोड़ के 11 बैठक हुई, ये लास्ट थी। इसके बाद खत्म होना था कि भैया आ जाओ 2 मिनट मिल लेते हैं, ये वाला हिसाब था। अदरवाइज कुल कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए। कितने दिन में संविधान सभा की बैठक पूरी हुई? 2 साल 11 माह और 18 दिन में पूरी हुई। सबसे ज़रूरी बात, और पीसीएस का ये प्रश्न भी था, 2021 का ही था क्या, टोटल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। भारत ने अपना संविधान बनाने के लिए कितने देशों का अध्ययन किया? 60 देशों के संविधान। और संविधान के मसौदे पर 114 दिन के लिए विचार किया गया। सबसे ज़रूरी बात और सबसे बड़ी बात, इसको बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। ये भी आ चुका है, खर्चा से संबंधित यूपी के एग्जाम्स का पेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब है। अगर बात करें मेजर कमेटी की, तो मैं यहाँ बता के ख़त्म करूँगा। मेजर कमेटी, सबसे पहला यूनियन पावर कमेटी। याद रखिए, यूनियन पावर कमेटी के नेहरू ही होते। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, यूनियन शब्द में नेहरू खुद को घुसेड़े थे, नेहरू भाई। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट के सरदार पटेल जी। नेहरू जी ने सेंट्रल कमांड अपने हाथ में रखा था और राज्यों की रफ्तार दे रखी थी वल्लभ भाई को। ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर साहब थे। एडवाइजरी कमेटी के कौन थे? एडवाइजरी कमेटी के, याद रखिए, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के एडवाइजरी कमेटी के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कमेटी कई सारी सब कमेटियों में बना था, जैसे फंडामेंटल राइट की सब कमेटी, याद रखिए, सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट। ध्यान से सुनिएगा, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के कृपलानी जी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के, ये बहुत आता है पीसीएस के एग्जाम में, माइनॉरिटी सब कमेटी के एच सी मुखर्जी थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बारदो लोई। ये पीसीएस में आ चुका है। अब आप सोचेंगे यार ये सब कहाँ था? यही आया था पीसीएस में। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने लक्ष्मीकांत को सही तरीके से मुझसे समझ लिया तो गलत नहीं होगी आपकी। अगला आ जाइए, ये क्या है? और है कुछ जो चीज़ें छोड़ दीजिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कौन है? कॉमिटिया। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद साहब थे। स्टेट कमेटी के कौन थे? नेहरू साहब थे। और स्टीयरिंग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थी मेजर कमेटी। 2 टाइप की कमेटी थी। दूसरी कमेटी थी माइनर कमेटी। ये आपके सामने है माइनर कमेटी। माइनर कमेटी में क्या था? फाइनेंस और स्टाफ कमेटी में राजेंद्र प्रसाद साहब थे। और हाउस कमेटी आपको पट्टाभी सीतारमैया, याद रखिएगा, एक एक जो इंपॉर्टेंट है उसमें टिक लगाया जा रहा हूँ।
सबसे पहला फाइनेंस कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, हाउस कमेटी में ये साहब थे, एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, उसके बाद मालवंकर साहब थे, कौन सा ये फंक्शनल कमेटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन कोई और बात की जाती है, लिंग्विस्टिक, ये याद रखिए, लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर जो प्रोविंशियल कमीशन थे उसके अध्यक्ष थे एसके धर, एक स्पेशल कमेटी टू एग्जामिनिंग ड्राफ्ट कमीशन नेहरू साहब, प्रेस गैलरी ऊषा नाथ सेन, ये फीमेल हैं चूंकि ये बहुत बार आ सकता है, सिटीजनशिप पे याद रखिए वारदाचारी, ये बहुत बार आ चुका है पीसीएस में, सबसे लास्ट है, लोग सोचते लास्ट वाला छोड़ दो लेकिन यही आ जाता है। तो यहाँ रहा आज तक का, कल की इस वीडियो में यहीं से आगे मिलेंगे और मेरी बात का विश्वास करिए कल की वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कल की वीडियो का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे लेकर के, वो है संबंधित कमेटी से, अलग अलग कमेटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पेट आती हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हाथी को कब लिया गया, किसने किस इटैलिक स्टाइल में लिखा गया, ये सब मैं कल बताऊंगा। थैंक यू सो मच।